अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स, जो कि मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट पर सटीक बैठता है। भारत 9 देशों के साथ 15,106.7 किलोमीटर लंबी लैंड बॉर्डर और 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन शेयर करता है। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे नेशंस इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं, जिसमें 7 देशों की डायरेक्ट बॉर्डर्स इंडिया से लगती है। वहीं 2 नेशंस श्रीलंका और मालदीव्स भारत के आइलैंड नेबर्स हैं। इंडिया और उसके नेबरिंग नेशंस के बीच गहरे रिश्ते आज के ही नहीं बल्कि काफ़ी सदियों पुराने हैं, लेकिन बदलते समय और समीकरणों के कारण आपस में टेंशन्स क्रिएट हो जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे थे इंडिया और उसके नेबरिंग नेशंस के बीच हिस्टोरिकल कनेक्शंस। क्या सच में दे हेट इंडिया, और अगर हाँ तो क्या रीज़न है इसके पीछे, और अब आगे कैसे इंडिया अपने नेबर्स के साथ एक हेल्दी और प्रॉस्पेरस रिलेशंस मेंटेन कर सकता है। हिस्टोरिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले पूरा एक ही हुआ करता था। सारी नेशंस अलग अलग किंगडम्स के अंडर आते थे। वो तो बाद में जाके यूरोपियन पावर्स ने इस हिस्से को अलग अलग करके नेशंस पे डिवाइड कर दिया। इन सब के रूट्स कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जो आज आप मॉडर्न डे इंडिया देखते हैं वो पहले कुछ इस प्रकार नजर आता था। अप टू 19th to 20th सेंचुरी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश तब एग्जिस्ट भी नहीं करा करते थे। यानी इंडिया और उसके नेबर्स के बीच कॉमन कलेक्टिवनेस शुरू से ही था। आपस में रिश्तों को और डीपन करने के लिए ट्रेड रूट्स भी स्टैब्लिश थे। 1st सेंचुरी के अराउंड बहुत से इंडियन और चाइनीज मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स आपस में कल्चर और वैल्यूज एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के देशों में ट्रैवल किया करते थे, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म इन मैनी पार्ट्स ऑफ चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। वहीं हिंदुज्म और बुद्धिज्म के जरिए नेपाल के साथ इंडिया के काफ़ी डीप कल्चरल टाइज थे। 3rd सेंचुरी के अराउंड बुद्धिज्म इंडिया से श्रीलंका में काफ़ी तेजी से फैला, जिससे दोनों देशों के बीच कॉमन कल्चरल वैल्यू स्टैब्लिश हुए। वहीं हिंदू और तमिल स्क्रिप्चर्स ने दोनों देशों के लोगों के बीच में टाइज को और ज़्यादा मजबूत करा। भूटान और 7 सिस्टर्स के बीच काफ़ी कॉमन ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज पाई गई है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ब्लडी पार्टीशन के कारण दोनों ही देशों के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा। हिस्टोरिकली पाकिस्तान के बनने के बाद से दोनों देशों के आपस में टेंशन्स, कम्युनल वायलेंस और वॉर के अलावा कुछ नहीं देखा गया। वहीं बांग्लादेश एज अ नेशन क्रिएट करने में इंडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। 1971 से पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, बट इंडिया के इंटरवेंशन की मदद से बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इस्टेब्लिश किया गया। म्यांमार, जिसको हिस्टोरिकली बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया और म्यांमार दोनों काफ़ी सिमिलर कल्चरल वैल्यूज शेयर करते हैं, स्पेशली थ्रू हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड लिंक्स और ज़्यादा प्रमोट किए गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान से ही इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों के बीच कॉमन कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश्ड है। बिटवीन 10th to 18th सेंचुरी ज़्यादातर इन्वेडर्स अफगानिस्तान से इंडिया में एंटर करा करते थे। हिस्टोरिकली ये अरब रूलर्स के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने के लिए एज ए एंट्री पॉइंट का काम करता था। इन सब से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इंडिया अपने नेबर्स के साथ काफ़ी डीप और पुराने रिश्ते एंजॉय करता था। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का मेन गोल था अपने आसपास के नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। कहीं ना कहीं इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च करने के पीछे यही मोटिव था। इसका मेन गोल था कि अपने नेबर्स को हर चीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना और उनके साथ ट्रेड और टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जो कि कहीं ना कहीं गुजराल डॉक्ट्राइन की सक्सेशन थी। गुजराल डॉक्ट्राइन 5 प्रिंसिपल्स का एक सेट है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया के नेबर्स के साथ बेटर फॉरेन रिलेशंस रखने पर जोर दिया गया है। ये डॉक्ट्राइन कहती है कि इंडिया अपने छोटे नेबर्स सच एज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ अनकंडीशनल कोऑपरेशन रखेगा। यानी इंडिया उनकी मदद करेगा, लेकिन बिना किसी इस सोच के कि वापसी हमें कुछ और मिलने वाला है। डॉक्ट्राइन के तहत इंडिया को अपने पड़ोसियों के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए। इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस किया जाना चाहिए। डॉक्ट्राइन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि इंडिया अपने पड़ोसियों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा। डॉक्ट्राइन का गोल था कि साउथ ईस्ट एशिया में कलेक्टिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इंडिया अपने नेबर्स को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन क्या सच में बदलते समीकरणों के कारण अपने ही नेबर्स इंडिया से नफरत करने लग गए हैं, और अगर हाँ तो क्यों? आइए एक एक नेशंस के एस्पेक्ट में समझते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते आज़ादी के बाद से आज तक कभी नॉर्मलाइज नहीं हो पाए। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कभी खत्म नहीं हो पाया। 4 मेजर वॉर में हार का सामना करने के बावजूद भी पाकिस्तान इंडियन टेरिटरी में आतंक फैलाने में पीछे नहीं हटता। पीएम मोदी ने आखिरी बार पाकिस्तान 2015 में विजिट किया था, जहाँ इंडिया का स्टैंड साफ है
कि पाकिस्तान से तभी रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे जब पाकिस्तान टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। वही रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद दोनों देशों के रिश्ते और ज़्यादा खराब हो गए। वहीं पाकिस्तान की सिटिंग एमपी जब डायरेक्ट इंडिया को अपना एनिमी बोल दे तो इससे दोनों देशों के बीच शांति कैसे पनपेगी। हाल ही में इंडियन एफएम डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान में हिस्टोरिक विजिट रहती है। उनकी विजिट मेनली एससीओ को अटेंड करने के मोटिव से थी। इसमें कोई भी बायलैटरल टॉक्स की बात सामने नहीं आई। जब पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ खुद ही एडमिट करते हैं कि 1999 की पीस एग्रीमेंट भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वायोलेट हुई थी, तो इससे कैसे दोनों रीजन के बीच शांति और प्रॉस्पेरिटी की बात होगी। वहीं पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और हद से ज़्यादा आर्मी कंट्रोल कहीं ना कहीं इंडिया के साथ पीस स्टैब्लिश करने में दिक्कत लाती रही है। अब बात करते हैं इंडिया की सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक विन पर। मालदीव्स इंडिया का काफ़ी पुराना मित्र और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेशन है, जिसमें अचानक से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जाग उठे। ठीक 2023 इलेक्शन रिजल्ट से पहले इंडिया आउट कैंपेनिंग अपने पीक पर थी, जिसमें वहाँ के लोग इंडिया के 90 मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से हटाने की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए गए थे, बल्कि वो तो 2 हेलीकॉप्टर्स और डोनर एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट करे थे उन्हें ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए स्टेशन थे। मोहम्मद मोइज़ू की प्रो चाइना गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होती है। अमूमन ऐसा चलता है कि जो भी नया प्रेसिडेंट बनता है वो हमेशा इंडिया की पहली विजिट करता है, लेकिन मोइज़ू अपनी पहली विजिट चाइना की करते हैं। मालदीव्स के कई सिटिंग एमपी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पोस्ट करते हैं इंडियन लीडरशिप के लिए, जिन्हें बाद में सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इंडियन टूरिस्ट जो कि टॉप विजिटर्स हुआ करती थी मालदीव्स के, उसमें 38% का डिक्लाइन देखा गया। ये सब होने के बाद मालदीव्स की इकोनॉमिक और डेट हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती। मोइज़ू को समझ में आता है कि साउथ ईस्ट में वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। लगभग इलेक्ट होने के 1 साल बाद मोइज़ू की इंडिया में फर्स्ट बायलैटरल विजिट होती है, जिसमें दोनों देश आपस में कोऑपरेशन, ट्रेड, इकोनॉमी को और ज़्यादा इंक्रीज करने की बात करते हैं। इंडिया रुपे कार्ड्स मालदीव्स में इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि मालदीव्स की टूरिस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को और ज़्यादा बूम मिले। दोनों लीडर्स मिलकर इनॉग्रेट करते हैं रनवे ऑफ हानी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया के साथ मिलकर मालदीव्स ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर भी बात करी, जिससे कि फ्यूचर में मालदीव्स को एक की सोर्स ऑफ फंड्स मिलने लगेगा, जिससे वो अपना फ्यूचर डेट पेमेंट कर सके। इंडिया ने अपना एक इम्पॉर्टेंट एलाई हाल ही के महीनों में खोया है। शेख हसीना की रनिंग गवर्नमेंट को हटाने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश की टाइज थोड़ी वीकन हो गए हैं। कुछ ही महीनों पहले एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हसीना गवर्नमेंट के रिजर्वेशन बिल के खिलाफ देखने को मिला। शेख हसीना के न्यू दिल्ली के साथ अच्छे रिलेशंस कहीं ना कहीं इंडिया पर ही बैकफायर हो गए। एंटी इंडिया स्लोगन्स, बॉयकॉट इंडिया गुड्स जैसे टेंशन दोनों देशों के बीच क्रिएट होने लगी। इंडिया के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा, खासकर हिंदूज के टेंपल को वेंडलाइज करना, टारगेटिंग किलिंग्स और माइग्रेशन कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। बांग्लादेश की कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में शिफ्ट होना और जो असाइलम इंडिया ने शेख हसीना को प्रोवाइड किया है, इससे बांग्लादेश के आम लोगों में इंडिया के खिलाफ और ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही है। अब चलते हैं पर्ल ऑफ इंडियन ओशन की तरफ। हिस्टोरिकली 1980s और 90s के समय श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एक इंटेंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली श्रीलंकन गवर्नमेंट और लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के बीच, जिसे हम शॉर्ट में LTTE भी कह सकते हैं। ये एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप था जो कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहा था। टेंशन तब क्रिएट होगी जब तमिल माइनॉरिटीज़ को लगने लगा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जिससे कि मेजॉरिटी में प्रेजेंस सेनेलीज पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। इंडिया ने स्टार्टिंग में तो तमिल ग्रुप्स को सपोर्ट करा था, लेकिन बाद में खुद इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजा, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। मोर देन 1200 इंडियन सोल्जर्स डाइड ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। इस इंटरवेंशन से इंडिया और श्रीलंका के बीच काफ़ी ज़्यादा रिश्ते खराब हुए और दैट लेड टू राजीव गांधी असैसिनेशन। लेकिन धीरे धीरे इंडिया श्रीलंका के बीच काफ़ी रिश्ते सुधरने लगे। अब से कुछ साल पहले श्रीलंका के डेट क्राइसिस में इंडिया ने $4 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करी, साथ में और मल्टीपल वेरियस इकोनॉमिक सपोर्ट देकर श्रीलंका के काफ़ी ज़्यादा मदद करी, जिसे आज भी श्रीलंका के आम लोग भूले नहीं हैं। लेकिन वहीं चाइना भी श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, जिसे जैसे तैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट बैलेंस करके चल रही है, जिससे इंडिया के साथ श्रीलंका के रिश्तों में कोई दरार ना आए। अब ज़रा बात कर लें इंडिया के सबसे बड़े राइवल चाइना की। 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लेंथ के साथ चाइना हमारा दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग नेशन है। हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर 1962 साइनो इंडिया वॉर तक भारत ने चाइना के दोनों ही फेज देखे हैं। अर्ली 2018 में डोकलाम स्टैंड ऑफ और फिर जून 2020 में गलवान वैली क्लैश ने दोनों देशों के बीच बॉर्डर टेंशंस क्रिएट कर दी। चाइना आए दिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू ग्लोबल साउथ में पकड़ और मजबूत करता जा रहा है।
जो कि लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब कर देगा। चाइना अपने को एक्सपेंशनिस्ट पावर मानता है, वहीं इंडिया पीस, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जैसे कोर वैल्यूज़ को मानता है। फाइनली इंडिया और चाइना ब्रिक्स 2024 में 5 साल बाद कोई बायलैटरल टॉक्स करते हैं, जिसमें आपस में बॉर्डर इश्यूज़ पे डी-एस्केलेशन और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, जो ऑन ग्राउंड अभी तो स्मूथ चल रहा है। लेकिन क्या हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि चाइना ने 1962 जैसे जख्म भी दिए, जिसमें इंडिया को साफ साफ बैकस्टैप किया गया था। अगर दोनों एशियन जायंट साथ में आ जाएं, तो इससे एक नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव रखी जा सकती है और एशियन सेंचुरी की तरफ हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। नेपाल और इंडिया के बीच कल्चरल, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल टाइज काफ़ी कॉमन नज़र आते हैं। नेपाल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कहीं ना कहीं उसे दोनों देशों के लिए, खासकर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। 1950 में दोनों देशों ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर साइन किया था। इससे इंडिया और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर प्रेजेंट है। दोनों ही देशों के सिटीजन्स एक दूसरे के रिस्पेक्टिव नेशंस में जाकर काम करते हैं। इवन वाई मैरिजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस भी देखने को मिलता है, जो कि देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मानो कहीं ना कहीं नेपाल में इंडिया के प्रति एक सॉर्ट ऑफ टेंशन्स क्रिएट हो गई है। सबसे पहले 2015 में मधेसी क्राइसिस के कारण इंडिया का गुड्स ब्लॉकेडिंग करना, और फिर धीरे धीरे इंडिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में एंगेज होना सही तो नज़र नहीं आ रहा। 2020 में इंडिया ने लिपू लेक से लेकर दाराचुला तक 80 किलोमीटर लंबी एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दी, जिसे बाद में नेपाल ने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बताई और नेपाल टेरिटरी। इंडिया ने नेपाल में डेमोक्रेसी स्थापित करने में एक अहम रोल निभाया था, लेकिन पिछले 16 सालों में यहाँ 14 PM बदल चुके हैं, जो कि दर्शाता है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। वहीं नेपाल अपने 100 रुपीज़ नोट में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा जैसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को प्रिंट करवा कर दोनों देशों के बीच रिलेशंस और ज़्यादा खराब कर देगा। भूटान और इंडिया आपस में शेयर करते हैं एक स्पेशल रिलेशनशिप। दोनों ही देशों के बीच आपस में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की भावना है। इंडिया का इन्फ्लुएंस अभी भी भूटान के फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कॉमर्स में है। भूटान इंडिया से सबसे ज़्यादा फॉरेन एड कलेक्ट करता है। इंडिया ने बहुत से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में भूटान की काफ़ी मदद करी है। 2017 चाइना भूटान की टेरिटरी डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, जिस कारण इंडियन फोर्सेज और चाइनीज फोर्सेज के बीच एक स्टैंड अप हुआ। ये ट्राई सेक्शन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर इंडिया टू प्रोटेक्ट इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भूटान लेकिन चाइना से भी अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी इंडिया भूटान का रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नेबर है। फेब 2025 म्यांमार में coup occur होता है और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को अपनी मिलिट्री डिटेन कर देती है। पूरे देश में इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। सीनियर जनरल मिन आन हलान सारी पावर अपने हाथों में ले लेते हैं। स्टिल म्यांमार में अभी भी मिलिट्री कंट्रोल है। यूएन की रिपोर्ट की माने तो अभी तक मोर देन 5350 सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वह इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है, जिसमें इंडिया को अपनी इकोनॉमिक और रीजन स्ट्रेटेजी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आसियान नेशंस की तरफ अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वही रोहिंग्या इश्यू कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और माहौल को ख़राब कर रही है, जिसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पार्ट्स में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। म्यांमार से ड्रग्स स्मगलिंग का बढ़ना एज अ म्यांमार बीइंग पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल कहीं ना कहीं इंडिया को लॉन्ग रन में नुकसान भी देने वाला है। इंडिया को कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री के साथ रिश्ते बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। फर्स्ट ड्यू टू मल्टीपल इश्यूज, और वहीं इतने भी रिलेशन डीपन ना करे जिससे कि म्यांमार की जनता में इंडिया के प्रति नफरत फैले। पिछले 2 डिकेड से इंडिया अफगानिस्तान के बीच काफ़ी क्लोज और फ्रेंडली रिलेशनशिप थी, लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान के टेक ओवर करने के बाद कहीं ना कहीं रिश्ते ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। इंडिया अपने इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक छोटे लेवल पर तालिबान से इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया स्टिल डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। पर एक बात इंडिया को फिर यहाँ पर याद रखनी होगी, अफगानिस्तान के आम लोग अभी भी तालिबान के टेक ओवर से खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर इंडिया को काफ़ी सोच समझ कर एक्शन लेना होगा। किसी भी एक्शन से अफगानिस्तान और इंडिया के आवाम के बीच जो म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप है उस पर कोई डेंट नहीं आना चाहिए। इंडिया को लेकिन अपने सिक्योरिटी एंगल पर भी फोकस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके कश्मीर में टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ ना फैलाने की कोशिश करे। तालिबान के इंपॉर्टेंट लीडर ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा अगेंस्ट इंडिया। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए रिलीफ वर्ड्स हो सकते हैं। हमने हर देश के कंटेक्स्ट में समझ लिया कि इंडिया के प्रति वो कैसा स्टांस रखते हैं। भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान के लोगों के बीच आज भी इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट मौजूद है। वहीं हमारे कुछ पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना में अभी भी काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। मालदीव्स के साथ धीरे धीरे रिश्ते और अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन इन सारे देशों में इंडिया के खिलाफ
या ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स होने का मेन रीजन क्या हो सकता है? रीजन नंबर 1, हिस्टोरिकल एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना और पाकिस्तान के तो थे ही, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में ऐसे मुद्दों का राइज होना रिलेशंस को हैवी इम्पैक्ट करता है। इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी फेलर रहा है कि वो कोई सेट बाउंड्री फिक्स नहीं कर सका, जिससे कि फ्यूचर में टेंशन्स क्रिएट ना हो। लेकिन इसमें अकेले इंडिया की गलती नहीं है। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रेफरेंस देना कि ये ज़मीन कभी हमारी हुआ करती थी, ऐसे अगर इंडिया भी रेफरेंस देने लगे कि अशोका एम्पायर या फिर चोला एम्पायर में ये हिस्से इंडिया के हैं, तो इससे रिश्ते सुधरने की जगह और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। रीजन नंबर 2, इकोनॉमिक एंड आइडेंटिटी डोमिनेंस। पूरी दुनिया इस वक्त अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर फोकस कर रही है। ऐसे में किसी देश का डोमिनेशन एक रीजन में दूसरे देश को इनसिक्योर फील करवाता है, और ऊपर से बहुत सी जगह इंडिया के सपोर्ट को वो देश एज अ टूल ऑफ इन्फ्लुएंस देखा करते हैं। रीजन नंबर 3, कंसर्न्स ओवर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। इंडिया का स्ट्रेचर पिछले कुछ सालों में विश्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिस कारण हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अग्रेसिव नजर आई है, जो काफ़ी अच्छी बात। इससे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया का ग्लोबल स्टेज पर पड़ रहा है तो बिल्कुल रखना चाहिए ऐसा स्टांस। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी इस अग्रेसिव पॉलिसी से कहीं हमारे साथ के देशों को कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं जा रहा। इंडिया ने रीजनल से ज़्यादा ग्लोबल पार्टनरशिप पर ज़्यादा फोकस करी है, जिससे कि सार्क, बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वीकन होते गए। बेशक इसमें पाकिस्तान का प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट को दूर हटाने में मुख्य कारण रहा था, लेकिन बचे हुए नेशंस को ये लगने लगा है कि वो इंडिया की फॉरेन रिलेशन से कहीं ना कहीं साइडलाइन होने लग गए हैं। रीजन नंबर 4, डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेंशंस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। बहुत बार इंडिया को वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते बीच में लाते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और पाकिस्तान इसका प्राइम एग्जाम्पल है, जिससे इंडिया की इमेज पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। मीडिया वहीं इंडिया को एज अ हिंदू डोमिनेटिंग नेशन दर्शाकर और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर आपसी रिश्तों को खराब करता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेफ्यूजी क्राइसिस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी नेशंस अनस्टेबल नजर आते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना, म्यांमार में मिलिट्री रूल आ जाना, श्रीलंका का डेब्ट क्राइसिस, पाकिस्तान और नेपाल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना, बांग्लादेश में अपने ही रनिंग गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना, इन सब कारणों से रेफ्यूजी क्राइसिस इंक्रीज होता है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन नंबर 6, द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। चाइना अपना इन्फ्लुएंस इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिससे कि इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। BRI प्रोजेक्ट से चाइना इन छोटे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है, और वहीं म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे नेशंस के साथ अपने इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट को कई गुना बढ़ा देता है। ये सब तो थे रीजन्स, लेकिन अब मेन क्वेश्चन कि इंडिया कैसे अपने नेबर्स के साथ रिश्ते इंप्रूव कर सकता है। पहला, इंडिया को अपने नेबर्स के साथ सबसे पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, एटलीस्ट जिनके साथ हो सके, जैसे नेपाल को भी समझना चाहिए कि इंडिया को पोक करने से नेपाल को इंडिया से ज़्यादा दिक्कत होगी और इससे आपसी रिलेशंस खराब होंगे, जिससे कि दोनों देशों को नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान और चाइना को भी इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, न कि टेररिज्म या फिर मिलिट्री एस्केलेशन करके बॉर्डर डिस्प्यूट और ज़्यादा खराब कर देना। इंडिया अपने को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव की तरह शोकेस करना चाहता है। ऐसे में उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन रखने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए। चाइना से सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट करें, जिससे कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी रीजन में। सारे नेशंस को एक दूसरे की सोवरेनिटी, कल्चर, रिलीजन और पॉलिसीज़ का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और पॉजिटिव वे में होगा। हमें आपसी अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करनी पड़ेगी, और इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 4, इंडिया को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सार्क, बिम्स्टेक को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आपस में सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर भी फोकस होना चाहिए। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज में सारे नेशंस की इंगेजमेंट हमारे रिश्तों को और ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। 5, मीडिया का सही इस्तेमाल करना, एक दूसरे की कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना, न कि दो देशों के बीच हेट्रेड फैलाना। इंडिया सारे देशों के साथ मिलकर पॉजिटिव कंटेंट और कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेड जैसे टॉपिक्स पर प्रोड्यूस कर सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन पर भी कहीं ना कहीं सारे देशों को आपस में आकर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को EU से सीखना चाहिए कि कैसे वो एक ओपन इकोनॉमी, बॉर्डर्स और कल्चर एंजॉय करते हैं। वहीं US को ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर दुनिया में अपनी हेजेमनी रखनी है तो उसके लिए पहले उसे अपने खुद के बॉर्डर्स पर पीस कायम करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा देश इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रू फ्रेंड है। अगर आपको जानने में दिलचस्पी है कि कैसे ब्रिक्स एक नया ग्लोबल ऑर्डर सेट करेगा तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें, और आपको जानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या अपडेट हो रही है तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करें।
मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।